छठा पाठ है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री के मालिक। तो भारत जो है उसके पश्चिमी भाग में जो है, भारत के पश्चिम में गुजरात राज्य स्थित है। गुजरात राज्य जो भारत के पश्चिम में स्थित है, उस राज्य में जो है सूरत शहर है, उसके पास एक बंदरगाह है जिसे सूरत बंदरगाह कहते हैं, जहाँ पे जहाज़ जो है वो रुकते हैं। तो सूरत बंदरगाह से होते हुए हिंद महासागर से जो है व्यापार होता था, वो सूरत बंदरगाह में होता था। और उसके बाद यहाँ जो है ब्रिटिश ब्रिटिश कंपनी जो है वो 17वीं सदी से जो है अपना व्यापार जो है इस बंदरगाह के माध्यम से करती थी। और इसलिए सूरत बंदरगाह जो है 17वीं सदी में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में उभरा। उसके बाद सूती कपड़े जो थे, इस सूती कपड़ों के जो है मशीनों के द्वारा तैयार किया जाने लगा। और 19वीं सदी में जो है ब्रिटेन में जो है सूती वस्त्रों का कारखाना सर्वाधिक होने के कारण ब्रिटेन को जो है सबसे बड़ा औद्योगिक शहर घोषित किया गया था। औद्योगिक शक्ति जो है ब्रिटेन को मिली। और 1850 के दशक में, यानी 1850 के लगभग जो है लोहा और इस्पात, ये दोनों जो है एक साथ मिलते हैं। तो लोहा और इस्पात धातुओं के जो है उद्योग भी पनपने लगे ब्रिटेन के अंदर। उद्योग जो है वो ब्रिटेन के अंदर पनपने लगे। और जब 1850 के दशक में लोहा इस्पात उद्योग ब्रिटेन में पनपे, तो ब्रिटेन को जो है दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। दुनिया का कारखाना ब्रिटेन को कहा जाने लगा। जबकि 1750 के आसपास जो है भारत जो है वो कपड़ा उत्पादन में जो है दुनिया में सबसे आगे था, यानी सबसे नंबर 1 पर जो है भारत कपड़ा उत्पादन में था 1750 के आसपास। और इसके बाद जो है जब अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ, तो ब्रिटेन जो है दुनिया में जो है कपड़ों के उत्पादन में भी आगे हो गया। और पटोला बुनाई जो है, पटोला नाम का एक वस्त्र होता था, इसकी बुनाई जो है पटोला बुनाई वो सूरत, अहमदाबाद और पाटन, इन 3 जगहों पर जो है पटोला बुनाई होती थी। और अंग्रेज़ों ने जो है हमारे यहाँ व्यापार में जो है सबसे ज़्यादा सफलता जो है वो सूती वस्त्रों के व्यापार में प्राप्त की थी। और सूती वस्त्र जो है इनको जो है इराक नामक शहर जो है उसका एक सूती वस्त्र को इराक देश में जो है मोसूल नाम का एक शहर है, मोसूल शहर, उसमें जो है इनको मसलिन कहा जाता है, सूती वस्त्रों को मसलिन कहा जाता है। और इसके अलावा जो है केरल तट पर जो है वहाँ सूती कपड़ों को कैलिको कहा जाता है। क्या? कैलिको। तो इराक का शहर है मोसूल, वहाँ पर सूती वस्त्रों को मसलिन कहा जाता है। और केरल में जो है पुर्तगाली जो है यहाँ सबसे पहले आए थे, तो उन्होंने जो है यहाँ सूती वस्त्रों को कैलिको कहा है। इसके साथ ही वस्त्रों की अलग अलग तरह की जो है शैलियाँ शुरू हुई। और बंडाना डिज़ाइन नाम की एक शैली भी जो है, बंडाना डिज़ाइन, यह भी कपड़ों की एक शैली थी। यानी बंडाना जो है वो एक प्रकार का गले में पहना जाने वाला एक गुलूबंद था। गुलूबंद यानी गले में पहना जाने वाला गुलूबंद था, जिसे बंडाना कहा जाता है। और वो डिज़ाइनों में बना जाने लगा। और बंडाना शैली के अधिकांश कपड़े जो है वो राजस्थान और गुजरात के अंदर बंडाना शैली के कपड़े हैं वो बनाए जाते थे। और कपड़ों के व्यापार को जो है और ज़्यादा इसमें लाभ कमाने के लिए 1764 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी नाम की एक मशीन का आविष्कार किया था जॉन के ने। यानी जॉन के नाम के एक व्यक्ति ने जो है स्पिनिंग जेनी नामक मशीन का आविष्कार 1764 में किया। और यह एक ऐसी मशीन थी जिसमें जो है एक कामगार एक साथ जो है कई तकलियों में काम कर सकता था एक साथ। और 1786 ईस्वी में रिचर्ड ऑर्कराइट नाम के एक व्यक्ति थे, रिचर्ड ऑर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था 1786 ईस्वी के अंदर। अब प्रश्न यह आपके बन सकता है कि बुनकर कौन थे। तो इसका जवाब होगा, तो आमतौर पर हम देखें तो बुनाई का काम करने वाले जो है, बुनाई का काम जो व्यक्ति करते थे वह बुनकर कहलाते थे। और बुनकर में जो है या बुनकरी के कार्य में कुछ समुदाय जो है वो प्रसिद्ध थे, जिनमें बंगाल जो है वहाँ के बंगाल के तांती नाम का समुदाय, और उत्तरी भारत में जो है उत्तरी भारत का जो है जुलाहा समुदाय, और दक्षिण में जो है दक्षिण भारत का साले समुदाय ये, तथा देवांग समुदाय
ये जो है बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। और ओरांग जो है एक शब्द आया है आपके इस पाठ में, ओरांग। ओरांग का जो अर्थ होता है वो है गोदाम, यानी ओरांग जो है वो फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गोदाम। और सूती कपड़ों में जो है एक भारतीय चरखे का उपयोग किया जाता था। चरखा जो है लकड़ी का बना होता था जिससे धागों से को काट कर सूत बनाया जाता था। तो चरखा जो है ये 1931 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे के मध्य में जो है इस चरखे के चित्र को जो है जगह दी गई। और भारत में जो है 1854 ईस्वी के अंदर जो है प्रथम मिल जो है सूती कपड़े की प्रथम मिल जो है वो लगी थी बम्बई के अंदर 1854 में प्रथम सूती वस्त्र की मिल लगी थी भारत में। और एक आपके इसमें शब्द आया है प्रगलन। तो चट्टान अथवा मिट्टी को उच्च तापमान पर गर्म करते हैं, यानी उच्च टेम्परेचर पर गर्म करते हैं और उसके बाद उससे जो है उसे पिघाल कर कई चीज़ें बनाई जाती है। तो इस प्रक्रिया को जो है वो प्रगलन कहा जाता है। उसके बाद आपके इसमें टीपू सुल्तान के बारे में पाठ में उल्लेख किया गया है। टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान जो है उनका शासक मैसूर के अंदर था, जो कि कर्नाटक राज्य में था। तो कर्नाटक के मैसूर शहर में जो है टीपू सुल्तान का शासन था। और टीपू सुल्तान ने जो है 1799 ईस्वी के अंदर जो है 1799 ईस्वी तक जो है यहाँ मैसूर में शासन किया। और इन्होंने अंग्रेज़ों से 4 लड़ाइयाँ लड़ी, यानी 4 युद्ध जो है अंग्रेज़ों से टीपू सुल्तान ने किए थे। और टीपू सुल्तान की विख्यात तलवार जो है वो इंग्लैंड के संग्रहालय में, यानी इनकी तलवार जो है टीपू सुल्तान की वो इंग्लैंड के अंदर अभी भी सुरक्षित है, इंग्लैंड के संग्रहालय में अभी सुरक्षित है। और तलवार में जो है वुटज नाम की स्टील का प्रयोग किया गया है। और एक शब्द आपके इसमें आया है धोकनी। तो एक धोकनी का अर्थ होता है हवा फेंकने का यंत्र, हवा फेंकने का यंत्र। तो इस प्रकार जो है आपके ये छठे पाठ में महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी परीक्षा की दृष्टि से। अब 7वां पाठ है देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। यानी देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करने से संबंधित जो है इतिहास में जो भी जानकारियाँ हैं वो इसमें बताई गई हैं। तो सबसे पहले देशी जनता को सभ्य बनाना यानी शिक्षित करना और सभ्य बनाना, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है भाषा की। और तो भाषाविद जो है वह व्यक्ति होता है जो कई भाषाओं का जानकार होता है या कई भाषाओं का विद्यार्थी होता है, यानी कई भाषाओं का जानकार जो होता है वह व्यक्ति भाषाविद कहलाता है। और भारत पर धीरे धीरे जो है प्राच्यवादी संस्कृति का जो है असर पड़ा। और 1783 ईस्वी के अंदर जो है 1783 ईस्वी में विलियम जोन्स नाम के एक व्यक्ति जो है वो कलकत्ता आए थे, सबसे पहले भारत में कलकत्ता आए थे। और विलियम जोन्स ने जो है ग्रीक और लैटिन इन दोनों भाषाओं का जो है अध्ययन किया था विलियम जोन्स ने, ठीक है। और वे फ्रेंच और अंग्रेजी भी जानते थे, यानी ये जो है एक भाषाविद थे विलियम जोन्स। और एक व्यक्ति जो है उनका नाम है हेनरी टॉमस कोलब्रुक नाम के एक व्यक्ति जो थे वो भी भारतीय भाषाएं सीख गए थे। और उनका जो है जैसे भारतीय भाषा संस्कृत थी तो और फारसी में रचनाएं होती थी उस समय मुगल काल में, तो संस्कृत और फारसी में जो भी रचनाएं थी उनका अंग्रेजी में अनुवाद जो है वो करना शुरू कर दिया था हेनरी टॉमस कोलब्रुक ने। और एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग जो है जैसे अपने एशिया जो है महाद्वीप और उसकी भाषा एशिया महाद्वीप, जैसे हमारा भारत एशिया महाद्वीप में आता है, तो एशिया महाद्वीप की भाषा व संस्कृति जो है उसका ज्ञान रखने वाले लोग जो है वो प्राच्यवादी कहलाते थे। तो प्राच्यवादी जो है वो एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले लोग। और मुंशी ये सब जो है वो ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग में होता था जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो, यानी कि फारसी भाषा जो है वो जो व्यक्ति पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो उसके लिए जो है मुंशी शब्द का प्रयोग होता था। और वर्नाकुलर नाम का एक शब्द आपके इसमें वर्नाकुलर
वर्नाकुलर। तो वर्नाकुलर जो है यह शब्द जो है ये किसी भाषा जैसे कि अंग्रेजी या हिंदी के लिए या संस्कृत के लिए प्रयुक्त नहीं होता था, जबकि भाषा की जो बोलियां होती थी विशेष रूप से क्षेत्र विशेष में बोली जाती थी। तो भाषा के छोटे छोटे भाग होते थे जिन्हें बोलियां कहा जाता था। तो बोलियों के लिए जो है यह शब्द प्रयोग में किया जाता था वर्नाकुलर। और फिर मदरसा जो है मदरसा, तो मदरसा जो है इसका अर्थ जो है सीखने के स्थान को कहा जाता था। जैसे कि हमारा विद्यालय होता है हिंदी भाषा में, वैसे अरबी भाषा जो है अरबी भाषा या अरबी लोग जो है वो अरबी भाषा में जो है सीखने के स्थान जैसे विद्यालय को मदरसा कहते थे। तो ये अरबी भाषा में सीखने का स्थान है एक। और 1791 ईस्वी में जो है 1791 ईस्वी के अंदर जो है बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। बनारस के अंदर जो है बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी 1791 ईस्वी के अंदर। फिर अपने भारत में शिक्षा पद्धति को लागू करने का श्रेय जो है वो लॉर्ड मैकाले को जाता है। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लॉर्ड मैकाले ने भारत में लागू की थी। तो लॉर्ड मैकाले के बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं जो कि आपके इसमें मेंशन किया हुआ है। तो मैकाले ने जो है वो अंग्रेजी भाषा जो है या अंग्रेजी शिक्षा जो है उसको जो है महत्व दिया और उसको अपनाने पर जोर दिया। और साथ ही जो है मैकाले ने जो है मिनट्स के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम बनाया था। यानी अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम जो है वो मैकाले ने बनाया था मिनट्स के आधार पर। उसके बाद जो है एक कानून आया जिसका नाम है वुड्स डिस्पैच नाम का एक अधिनियम आया था। इसके बारे में हम जान लेते हैं। 1854 ईस्वी के अंदर जो है 1854 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी EIC, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो उस समय गवर्नर नाम का पद था, गवर्नर जनरल, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन जो है कंट्रोल रूम या ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो मेन नियंत्रण था वो इंग्लैंड से होता था सीधा या ब्रिटेन से। तो इंग्लैंड से जो है 1854 में ये कानून आया जिसमें गवर्नर जनरल को जो है शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा गया था, एक लेख भेजा गया था। और इस दौरान कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी इसके जो है नियंत्रण मंडल उसके अध्यक्ष थे, नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड। और इन्हीं के नाम पर जो है इस कानून का नाम भी वुड डिस्पैच पड़ा था। यानी ब्रिटिश कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी मंडल अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड और उनके नाम पर इस कानून का नाम वुड डिस्पैच पड़ा था। और इस अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू करने के लिए एक स्कॉटलैंड देश के जो है एक ईसाई प्रचारक थे जिनका नाम था विलियम कैरे। और विलियम कैरे ने जो है शेरामपुर नाम की जगह पर शेरामपुर गांव में एक मिशन की स्थापना की ईसाई शिक्षा यानी कि अंग्रेजी शिक्षा को लेकर, और अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। और महात्मा गांधी जी का मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। यानी गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है 1921 में शांति निकेतन की स्थापना की। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना की। यानी एक विद्यालय जो है उसकी स्थापना की थी शांति निकेतन नाम से। तो इस प्रकार जो है आपका ये 7वां पाठ है। अब चलते हैं 8वें पाठ की तरफ। तो अगला 8वां पाठ है आपके महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो आज से करीबन 200 साल पहले हम देखें तो भारत हमारे समाज का स्वरूप जो है ऐसा नहीं था जैसा अभी वर्तमान में है। उस समय जो है महिलाओं पर बहुत अधिक पाबंदी थी बहुत सारी, और वे शिक्षा से भी वंचित थी। यानी शिक्षा से भी महिलाएं जो है वंचित थी और वे अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने कुछ भी करने का अधिकार महिलाओं को नहीं था। और कई सारी कुप्रथाएं भी थी जिनमें जो है पर्दा प्रथा, उसके साथ सती प्रथा और ये सभी प्रथाएं जो है कुप्रथाएं प्रचलित थी, जिसके कारण जो है भारतीय समाज जो है वो कई जातियों में बंट गया था। और जब ब्राह्मण व क्षत्रिय उच्च जाति के जो है व्यक्ति थे वो फिर व्यापारी और महाजन का धनी वर्ग, और अंत में जो है निचली पायदान पर वह जाति आती थी जिन्हें निम्न जाति यानी क्षुद्र के नाम से जाना जाता था। यानी क्षुद्र जो है ये सबसे निचली जाति के नाम से जानी जाती थी, और ब्राह्मण, क्षत्रिय और महाजन, व्यापारी इनको जो है उच्च जाति में माना जाता था। यानी उच्च जाति में जो है वो ब्राह्मण आते थे, व्यापारी, महाजन,
ये जो है उच्च जाति में आते थे, क्षत्रिय वगैरह, क्षत्रिय। और ये शुद्ध जाति जो है इनको अछूत भी माना जाता था। इनको सबसे निचली जाति और अछूत जाति इनको माना जाने लगा। ये जातिगत भेदभाव आज से 200 साल पहले था। और धीरे धीरे जो है समाज का स्वरूप बेहद गहराई तक लोगों के मानस पर अंकित हो चुका था। यानी धीरे धीरे समाज का रूप जो है वो बहुत विकट रूप धारण करने लगा था। अत्याचार, जातिगत भेदभाव जो है बहुत होने लगे थे। हालांकि आज इनमें काफ़ी बदलाव आया है, किंतु वर्तमान में भी महिलाओं की स्थिति पूर्णतः सुरक्षित नहीं है। 19वीं सदी में जो है भारतीय समाज में कई प्रकार के सुधारों की आवश्यकता महसूस हुई और उसमें कई सारे सामाजिक धार्मिक सुधार महिलाओं को लेकर किए गए। राजा राम मोहन राय ने जो है एक प्रयास किया था। राजा राम मोहन राय, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने जो है सती प्रथा इसको हटाने के लिए जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजा राम मोहन राय जो कि कलकत्ता के थे और इन्होंने जो है वकालत की पढ़ाई भी की थी। राजा राम मोहन राय ने ही जो है ब्रह्म समाज नाम का एक संगठन बनाया जो कि समाज में सुधार के कार्य करता था। और इन्होंने अपने अथक प्रयासों से सती प्रथा जो है वो 1829 ईस्वी में जो है इस पर जो है सती प्रथा पर रोक लगवाई थी 1829 ईस्वी में। और अधिकतर अंग्रेज जो है वो भी भारतीय समाज के खिलाफ थे, तो उन्होंने भी जो है इस कानून पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी राजा राम मोहन राय का साथ दिया। और 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगी थी। और राजा राम मोहन राय ने एक ब्रह्म समाज नामक संस्था की स्थापना की जो समाज सुधार के कार्य करती थी। इसके बाद जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी समाज के उत्थान में योगदान है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये एक शिक्षाविद भी थे, यानी शिक्षक भी थे और एक समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जो है विधवा विवाह जो है इसके पक्ष में जो है महिलाओं को समर्थन किया और विधवा विवाह वापस करवाने पर जो है जोर दिया था। और अंग्रेजों ने इनके विचारों का समर्थन करते हुए 1856 ईस्वी में जो है विधवा विवाह पर जो है इसके पक्ष में एक कानून बनाया। और अंग्रेजों ने इस बात को मंजूरी दी कि विधवा स्त्रियां जो है वो वापस विवाह कर सकती है। और इस कानून से पहले जो है ऐसा प्रावधान नहीं था। कोई स्त्री विधवा हो गई तो उसको सती होना पड़ता था, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा विवाह को जो है अनुमति मिली, कानून बना। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना जो है वो धार्मिक सुधारों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। आर्य समाज, इसकी स्थापना जो है वो दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। और आर्य समाज जो है वो भी विधवा विवाह के समर्थक थे, यानी विधवा विवाह के समर्थक जो है वो आर्य समाज भी थे। इस प्रकार कई समाज सुधारकों ने जो है महिलाओं के सामाजिक स्तर में जो है सुधार किया और लड़कियों की शिक्षा पर भी जो है जोर दिया था। पूर्वी भारत में जो है रुकैया बेगम नाम की महिला ने जो है महिलाओं के लिए जो है और लड़कियों के लिए कुरान पढ़ने की जो है अनुमति सरकार से हासिल की और महिलाओं को फिर कुरान पढ़ने का अवसर मिला। और एक नाम आता है पंडिता रमाबाई। यह जो है पुणे की रहने वाली थी, महाराष्ट्र के अंदर। और पुणे में ही इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की और उसके अलावा विधवा गृह की भी स्थापना की, यानी विधवा गृह और एक विद्यालय की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की और शिक्षा में जो है अपना योगदान दिया। इतने सारे जो है बदलाव होने के बाद भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जातिगत भेदभाव फिर भी नहीं रुका था। तो एक व्यक्ति थे ज्योतिराव फूले, उन्होंने जो है एक समाज की स्थापना की या संगठन बनाया जिसका नाम है सत्यशोधक समाज। और इसके माध्यम से जो है इन्होंने ब्राह्मणों के विरुद्ध जो है उच्च कुल के विरुद्ध जो है जो भी अत्याचार है उनके बारे में आवाज़ उठाई और इन्होंने जो है समाज सुधार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इस प्रकार सत्यशोधक समाज की स्थापना करके। और ज्योतिराव ने 1873 ईस्वी में गुलामगिरी पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में जो है उन्होंने समाज की बुराइयों और अपने कार्यों का उल्लेख किया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो भी एक निम्न जाति के व्यक्ति थे और उन्होंने कई बार अपमान सहकर भी अपने निर्णय पर अडिग रहे और अपने अपमान के विरुद्ध जो है वो लड़ते रहे। मंदिर में प्रवेश के लिए भी जो है लड़ाई लड़ी और
समाज में जो है निम्न कुल को भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति दिलवाई डॉक्टर अम्बेडकर ने। स्वामी विवेकानंद ने भी समाज सुधार में योगदान दिया। इन्होंने जो है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इसके ज़रिए जो है समाज सुधार के कार्य किए थे। और 1867 ईस्वी के अंदर जो है प्रार्थना समाज की भी स्थापना की थी इन्होंने, प्रार्थना समाज की स्थापना की। और 1864 में जो है वैद्य समाज ने जातीय भेदभाव को ख़त्म किया। 1864 में एक समाज की स्थापना हुई जिसका नाम है वैद्य समाज, इसने भी जातीय भेदभाव को ख़त्म किया था। और 1867 के अंदर जो है 1867 के अंदर सैयद अहमद खान ने जो है मुस्लिम समाज सुधार के लिए भी आंदोलन चलाया। और अलीगढ़ आंदोलन उसे कहा जाता है, अलीगढ़ आंदोलन चलाया था मुस्लिम समाज के सुधार के लिए सैयद अहमद खान ने 1867 में, और मुस्लिम समाज में भी सुधार हुआ। और सिख समाज को जो है अंधविश्वास, जाति भेदभाव और बुरे आचरणों से मुक्त कराने का प्रयास हेतु जो है सिंह सभा का आंदोलन भी हुआ था। सिंह सभा का, तो सिंह सभा जो है वो सिख धर्म के उत्थान के लिए की गई थी। तो इस प्रकार जो है आपके ये 8वां पाठ है। 9वां पाठ है आपके राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 ईस्वी से 1947 यानी भारत आज़ाद होने तक की इसमें जो है घटनाएं बताई गई है जी। यानी 1870 से 1947 के मध्य जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उनके बारे में इनमें जानकारी दी गई है। तो एक शब्द आपके इसमें आया है संप्रभु। तो इसका अर्थ होता है बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता, यानी कि स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लेना जो है वो होता है संप्रभु। और उसके बाद जो है राष्ट्रवाद का उदय जो है आपके इसमें बताया गया है किस प्रकार राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 1870 ईस्वी के आसपास जो है 1870 ईस्वी के दशक में ब्रिटिश शासन जो है उसके प्रति भारतीयों का असंतोष जो है वो बढ़ गया था, यानी ब्रिटिश शासन से भारतीय असंतुष्ट थे। और 1878 ईस्वी में जो है एक अधिनियम आया जिसका नाम है आर्म्स एक्ट। इस एक्ट के द्वारा जो है भारतीयों को हथियार रखने से भारतीयों को मना कर दिया गया, यानी भारतीयों से हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था आर्म एक्ट 1878 के अनुसार। और 1878 में ही जो है एक और अधिनियम पारित हुआ जिसका नाम था वर्नाकुलर एक्ट जो है वो ये प्रेस एक्ट था, जिसके द्वारा है प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया था, यानी मीडिया की स्वतंत्रता को जो है भारतीयों से छीन लिया गया था। और 1883 ईस्वी जो है 1883 ईस्वी इसमें जो है एक अधिनियम लागू हुआ था जिसका नाम है इल्बर्ट बिल, वो 1883 में लागू हुआ था। तो इस इल्बर्ट बिल में यह प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश जो है वो अंग्रेज़ों पर जो है मुकदमा, अंग्रेज़ व्यक्ति या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं। लेकिन इस कानून का विरोध जो है अंग्रेज़ों ने इसका विरोध किया था। और 1885 ईस्वी के अंदर जो है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो हुई थी 1885 ईस्वी में बम्बई में। और यह स्थापना जो है वो 72 सदस्यों ने मिलकर की थी, 72 सदस्यों ने। और उसके बाद जो है एक व्यक्ति है दादा भाई नौरोजी नाम के एक व्यक्ति हैं, यानी अंग्रेज़ों की संसद जो थी ब्रिटिश संसद उसके लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति जो है थे वो दादा भाई नौरोजी थे। और दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी यानी गरीबी, उन्होंने पुस्तक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके बाद जो है एक महान क्रांतिकारी नेता हुए बाल गंगाधर तिलक जो है इन्होंने एक समाचार पत्र के माध्यम से जो है जनता में जागृति उत्पन्न की। उस समाचार पत्र का नाम था तिलक, यानी तिलक नामक समाचार पत्र उसके माध्यम से इन्होंने जनता में जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है आंदोलन करने की जागृति पैदा की। और इन्होंने एक नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है
अधिकार हैं और मैं इसे लेकर रहूँगा, मैं इसे स्वतंत्रता को लेकर रहूँगा, यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। और 1895 ईस्वी में 1895 ईस्वी के अंदर जो है दक्षिण अफ्रीका के अंदर महात्मा गांधी जी ने नटाल कांग्रेस नामक संस्था की स्थापना की थी। और यह जो है महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो है भारतीयों के सहयोग से स्थापना की थी। और 1905 ईस्वी के अंदर जो है 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था और ये विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। लॉर्ड कर्जन नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी ने 1905 ईस्वी में बंगाल राज्य का विभाजन किया और इसके 2 टुकड़े कर दिए। और 1906 ईस्वी के अंदर जो है 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और वो जो है वो ढाका में हुई, यानी बांग्लादेश के पास जो है ढाका में जो है उस 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और 1907 में कांग्रेस जो है उसका सूरत में एक अधिवेशन हुआ था सूरत में। और यहाँ जो है कांग्रेस का जो है विभाजन हो गया था 2 दलों में, एक तो कर्म दल और एक नरम दल। इन 2 दलों में कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1907 ईस्वी में सूरत में। और 1909 ईस्वी के अंदर जो है एक अधिनियम आया जिसका नाम है मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के अंदर आया। और इसमें जो है मुसलमानों को आरक्षण दिया गया, यानी मुसलमानों को जो है आरक्षण दिया गया था इस अधिनियम के तहत। और फिर 1915 जो है इस ईस्वी में एक घटना हुई थी 1915 में। और यहाँ जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है यहाँ 1907 में कांग्रेस का जो है विभाजन हुआ था उसका वापस जो है एकीकरण हो गया, यानी कांग्रेस का वापस एकीकरण जो है 1915 में हो गया था। और इसके बाद जो है ये जो है 1915 में जो है लखनऊ के अंदर जो है कांग्रेस का एकीकरण हुआ था और सूरत के अंदर विभाजन हुआ था। और 1915 में ही जो है महात्मा गांधी जी वे जो है भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे महात्मा गांधी जी 1915 में ही। और 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आते ही 2 आंदोलन किए, जिनमें एक तो था चंपारण और एक खेड़ा। ये दोनों किसानों के लिए जो है आंदोलन किए थे। और यह आंदोलन जो है उन्होंने राजेंद्र प्रसाद नामक के व्यक्ति के साथ मिलकर जो है किए। और 1918 में जो है गांधी जी ने अहमदाबाद में एक मिल थी या एक फैक्ट्री थी, वहाँ के मजदूरों के साथ जो है अन्याय हो रहा था। उस अन्याय के खिलाफ गांधी जी ने लड़ाई लड़ी थी 1918 में अहमदाबाद मिल में। और 1919 के अंदर जो एक अधिनियम आया जिसका नाम है रोलेट एक्ट आया था 1919 में। और इसी एक्ट के विरोध में जो है 13 अप्रैल और 1919 यानी इस रोलेट अधिनियम के विरोध में जो है एक सभा चल रही थी अमृतसर शहर पंजाब के अंदर। और इस सभा में जो है अंग्रेज अधिकारी थे जनरल डायर नाम के, उन्होंने जो है गोलियां चलवाने के आदेश दिए, जिसमें जो है हजारों व्यक्ति शहीद हुए। और इसे जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाने लगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड इस घटना को कहा गया। और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने जो है एक उपाधि थी उनकी नाइटहुड। इस उपाधि को जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया था इस हत्याकांड के बाद। और फिर 1920 के अंदर जो है 1920 में जो है एक आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ 1920 में। और यह जो है इस आंदोलन के जो मुख्य नेता थे वो थे शौकत अली और इसके अलावा जो है मोहम्मद यानी शौकत और मोहम्मद अली जो है उन्होंने मिलकर खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू किया। और 1920 में ही जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी शुरू किया। गांधी जी ने 1920 में शुरू किया। और 1922 के अंदर जो है एक घटना हुई जिसे कहते हैं चोरा चोरी कांड। यह घटना 1922 में हुई थी। और
इस घटना के कारण ही फिर गांधी जी ने जो है, इस घटना में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, इस कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोकने की अनुमति दी। इसके बाद जो है एक अधिनियम आया था जिसका नाम है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन जो है 1927 में जो है इंग्लैंड से भेजा गया था और ये भारत में जो है 1928 के अंदर आ गया था। और इसमें जो है इस कमीशन की अध्यक्षता जो की थी, या इस कमीशन के अध्यक्ष, तो इस कमीशन के अध्यक्ष जो थे वो थे लॉर्ड साइमन। लॉर्ड साइमन इस कमीशन के अध्यक्ष थे और इसका जो है भारतीयों ने विरोध किया क्योंकि जो है इस अधिनियम में एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं था, यानी भारतीय व्यक्ति एक भी इस अधिनियम का सदस्य नहीं था, सभी सदस्य जो है वो अंग्रेज थे। तो इसके विरोध का नेतृत्व जो है वो लाला लाजपत राय ने किया था। लाजपत राय ने जो है इस साइमन कमीशन का विरोध किया और नेतृत्व किया था। उसके बाद जो है 1930 ईस्वी के अंदर जो है 1930 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया, उसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में महात्मा गांधी ने शुरू किया और 1928 में जो है 1928 के अंदर दिल्ली में जो है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव के द्वारा जो है एक संगठन की स्थापना की गई थी, यानी भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद, इनके द्वारा जो है एक संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 23 मार्च 1931 के अंदर जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगिरी या राजगुरु भी इनको कहते हैं, उनको जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई। यानी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर चढ़ाया गया। और 1930 में जो है इससे पहले जो 1930 में गांधी जी उन्होंने एक यात्रा शुरू की जिसे कहते हैं दांडी यात्रा गांधी जी ने शुरू की थी। और सरोजनी नायडू नाम की एक महिला, यह जो है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, यानी भारत की थी तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी 1925 के अंदर। 1935 में जो है एक अधिनियम आया जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह अधिनियम 1935 के अंदर आया था। और 1939 में जो है दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था 1939 ईस्वी में। इसके साथ ही 1940 ईस्वी में जो है मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने पाकिस्तान की मांग की, यानी पाकिस्तान अलग देश बनाने की मांग सबसे पहले 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और इसके बाद 1942 के अंदर जो है महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया था गांधी जी ने। और 1944 के अंदर जो है सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने आज़ाद हिंद फौज नामक संगठन की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज, इस संगठन की स्थापना 1944 में की थी सुभाष चंद्र बोस ने। और सी राजगोपालचारी नाम के व्यक्ति थे, सी राजगोपालचारी। यह जो है स्वतंत्र भारत के, यानी भारत आज़ाद होने के बाद जो है प्रथम गवर्नर जनरल बने थे जो भारतीय थे। और इन्हें लोग राजा जी भी कहते थे, राजा जी भी इन्हें कहते थे। तो इस प्रकार जो है आपका ये पाठ है। अब आपका 10वां पाठ है, वो है स्वतंत्रता के बाद, यानी स्वतंत्रता के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए वो इसमें बताए गए हैं। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 के अंदर,
तो जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो है हमारे सामने कई बड़ी चुनौतियाँ थी। और क्योंकि भारत पर शासन भी जो है अब हमारा था, तो हमें शासन चलाना था, सभी पद जो है उन पर लोगों को बिठाना था। इसके अलावा जो है बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से जो है भारत आ गए थे। यानी जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो 80 लाख व्यक्ति थे, वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते थे और भारत में जो है शरण लेने आ गए थे, तो उनको भी जो है शरण देनी थी। तो कई सारी चुनौतियाँ आई थी। और 30 जनवरी 1948 को जो है 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे नाम के व्यक्ति ने, नाथूराम गोडसे, इस व्यक्ति ने जो है गांधी जी की हत्या कर दी थी। यानी महात्मा गांधी की हत्या जो है नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 में कर दी थी। और इस जनवरी के बाद जो है फरवरी में जो है गांधी जी के अस्थियों को जो है विसर्जित कर दिया गया था इलाहाबाद में। इलाहाबाद के अंदर जो है इनकी अस्थियों को जो है विसर्जित किया था। और महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर जो है एक भाषण भी दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, जिसमें उन्होंने कहा, दोस्तों या साथियों, हमारी ज़िंदगी की रोशनी बुझ गई है और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। ये जो है गांधी जी की मृत्यु के बाद जो है जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो के माध्यम से जो है ये आकाशवाणी के माध्यम से जो है ये बात कही थी। और दिसंबर 1946 ईस्वी में जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा यानी भारत में अब स्वतंत्र होने के बाद जो है एक संविधान बनाने का, स्वतंत्र होने से पहले जब भारत स्वतंत्र होगा तो कैसे शासन होगा, इसे जो है इसके लिए एक संविधान बनाने के लिए एक सभा का गठन किया गया था। और भारतीय संविधान में जो है वयस्क मताधिकार को जो है प्रावधान दिया गया था। और इस संविधान सभा की एक मुख्य समिति थी जिसका नाम था प्रारूप समिति। और इस समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और संविधान निर्माताओं ने जो है यहाँ संविधान सभा में जो है हिंदी भाषा उसको राजभाषा घोषित किया था। राजभाषा हिंदी भाषा को घोषित किया था। और यहाँ जो है संविधान में सभी विषय जो भी थे उनको 3 सूचियों में विभाजित किया था, 3 सूचियों में, जिसमें एक थी संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार का अधिकार था कानून बनाने का, राज्य सूची में राज्य का, और समवर्ती सूची में जो है इन दोनों का अधिकार था। इसके बाद जो है अक्टूबर 1952 ईस्वी के अंदर जो है आंध्र प्रदेश नाम के एक राज्य की स्थापना अलग से हुई, आंध्र प्रदेश। और ये जो है भाषा के आधार पर हुआ था। यानी भाषा के आधार पर जो है अलग होने वाला प्रथम राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था। और यह जो है इसे अलग कराने में जो है महत्वपूर्ण योगदान जो था वो था पोटी श्री रामालू का जो है इसमें योगदान रहा, जिन्होंने भूख हड़ताल की। और भूख हड़ताल से ही जो है पोटी रामालू की 1952 में ही दिसंबर में मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद 1 साल बाद 1953 में जो है आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बना दिया गया था पूर्ण रूप से। और 1956 ईस्वी में एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका गठन जो है 1956 में किया गया था। और 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग जिसका मुखिया जो है प्रधानमंत्री होता है। और उसके बाद एक आपके जो है एक सिंचाई परियोजना का नाम है जिसे कहते हैं गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध जो है ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश राज्य के अंदर चंबल नदी पर बना हुआ है। 1959 में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। और फिर आपके एक सम्मेलन है बाडूंग सम्मेलन जो है ये इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया में बाडूंग सम्मेलन हुआ था 1955 के अंदर। और इस सम्मेलन में एशिया और अफ्रीका के कई देशों ने भाग लिया था। और इसमें जो है पश्चिमी प्रभुत्व यानी ब्रिटिश अधिकारियों का या अंग्रेज़ों का जो है हमारे ऊपर जो शासन था उसको बिल्कुल ख़त्म करने और उसके खिलाफ जो है भविष्य में कोई वो हम पर शासन न कर सके, इसलिए यह सम्मेलन किया गया था। और इसके बाद जो है गुटनिरपेक्षता। तो गुटनिरपेक्षता जो है ये सितंबर
सितंबर 1961 में जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है इस गुट निरपेक्षता को जो है जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका अर्थ है किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होना, यानी अपनी नीति जो है स्वतंत्र बनाना। और 15 अगस्त 2007 को भारत ने जो है स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है एक अपनी और उसके बाद जो 15 अगस्त और 2007 के अंदर जो है भारत ने 60वीं वर्षगांठ यानी एनिवर्सरी मनाई थी अपनी स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ मनाई थी। और बम्बई में एक बस्ती है, बम्बई की एक बस्ती धारावी, उसे जो है एशिया की सबसे विशाल कच्ची बस्ती कहा जाने लगा पूरे एशिया की। तो इस प्रकार जो है आपके हमारे अतीत भाग 3 के 10 पार्ट का जो है मैंने सारांश के रूप में आपको दिया है, जो परीक्षा में आपकी सहायता करेंगे। अब इसके बाद जो है आपके अगली 2 किताबें और हैं, उनका जो है मैं सारांश वीडियो बनाकर डालूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने अन्य 8वीं कक्षा के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और धन्यवाद।